वैगनआर तो मुझे ना इतना बड़ा स्कैम लगता है ना 7 लाख रुपए लेकर वो लोग और डब्बा देते हैं सीएनजी का, जिसमें ना पीछे पावर विंडो मिलेगी। इसमें तो कई बार हम सिर्फ एसी के मजे लेने के लिए ना चालू कर जस्ट ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई कॉस्ट आएगी। ये जो जयपुर और चंडीगढ़ और आगरा, इसको तो मैं ट्रिप में काउंट ही नहीं करूंगा। पूरा एक्सपीरियंस वही था जब वो ब्रेक डाउन हुई ना और खड़े हो गए, वो सबसे गंदा एक्सपीरियंस वही था। गाड़ी बहुत छोटी लगती है देखने में, लेकिन स्पेस अच्छा खासा मिलता है 4 लोगों के लिए। अभी देखो 6-4 मेरी है और जो रवि भाई पीछे बैठे हैं उनकी भी 6 फीट है। मेरे पास काफी स्पेस है अभी, अब देखोगे तो इतना एक्स्ट्रा स्पेस मेरे पास अभी भी बचा है। ये जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं उन पे भरोसा मेरा है नहीं, क्योंकि जब वो लगा के भेजते हैं ना कि इसमें लेबर के चार्ज 3,500 रुपए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है जिसको आप खरीदते हैं तब भी आपको भारी नहीं पड़ती है जेब पे, और साथ के साथ जब उसको चलाते हैं आप तब भी जेब पे भारी नहीं पड़ती है। और 2 भाई आए हैं हमारे पास, एक है रवि भाई, एक है रोहित भाई, अपनी गाड़ी को लेके। वो है इग्निस का डेल्टा वेरिएंट है। और पीछे आओ, एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। स्पेशल चीज़ क्या है इस गाड़ी में जिससे कि ये गाड़ी और स्पेशल हो जाती है, वो है इसमें लगी हुई सीएनजी किट। इनके पास टियागो भी थी, अभी फिलहाल उन्होंने बेच दी है, उसमें भी सीएनजी लगाई थी। तो जानने की कोशिश करते हैं रवि और रोहित से कि इग्निस के मेन रीजन क्या थे लेने के। इग्निस से पहले मैं ऑल्टो यूज कर रहा था। अच्छा। ऑल्टो 800। अच्छा। वो मैंने लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास चलाई थी। 1,00,000 किलोमीटर? वो भी सीएनजी पे चला रहा था मैं। अच्छा। और बेचने का मेन रीजन ये था कि उसने ना हाईवे पे वो 2-3 बार ब्रेक डाउन कर गई थी। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में जो गाड़ियाँ मैं कंसिडर कर रहा था, पहले टियागो कंसिडर कर रहा था, बलिनो, और ये इग्निस का तो मेरा थॉट भी नहीं था, और एक स्विफ्ट। तो टियागो की मैंने टेस्ट ड्राइव ली हुई थी, उसके बाद बलिनो की टेस्ट ड्राइव ली, फिर एक फ्रेंड ने इग्निस खरीदी थी, उसने इग्निस सिग्मा खरीदी थी। वो चला के देखी और जब उसका प्राइस देखा, देन आई थॉट मैं सिग्मा ही ले लेता हूँ। सिग्मा उस टाइम पे डिस्काउंट के बाद 470-480 के आसपास की पड़ रही थी। फिर प्राइस कंपेयर करके देखा डेल्टा के साथ, तो डेल्टा लगभग 5.5 के आसपास आ रही थी, जिसमें फीचर मुझे सारे मिले, तो कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं थी। तो मेरी मेन रिक्वायरमेंट थी कि चारों पावर विंडो आ गई, रिमोट वाली लॉकिंग आ गई, ब्लूटूथ वाला म्यूजिक स्टीरियो आ गया और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ गए। फिर मैंने ये ले ली थी डेल्टा। डिसीजन काफी अच्छा है आपका। वैसे अगर देखा जाए जिस प्राइस में आपको डेल्टा पड़ी थी 2018 में इन्होंने ली थी, 3.5 साल पहले, अभी जो है सिग्मा आती है। रवि भाई आपसे एक क्वेश्चन है, टियागो आपने क्यों ली थी आप लोगों ने, और साथ के साथ उसको बेचने के रीजन बताओ मुझे। ली तो इसलिए थी, ऑलरेडी मारुति का एक इंजन ले चुके थे, मार्केट में टाटा नया आया था। हमें भी कॉन्फिडेंस तो उतना नहीं था, बट ठीक है कि मेड इन इंडिया है और एक और गाड़ी लेनी थी तो वो ले लेते हैं। वो ले ली हमने। उसके बाद पेट्रोल का रेट बढ़ा, इसमें सीएनजी लगाई, अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद हमने सोचा टियागो को भी ट्राई करते हैं। उसमें भी लगवाई? उसमें भी सीएनजी लगवाई थी, लेकिन उसने ना बड़ा परेशान कर दिया, कोई माइलेज नहीं। और अगर फिटमेंट की भी बात करें, दोनों की फिटमेंट ना सेम सेंटर से ही कराई थी, और इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर की नॉर्मल रेंज में मान के चलता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन की ड्राइव किस तरीके से कर रहे हैं, सर्दी है नहीं है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है। और उसमें 160 की रेंज आ रही थी, जबकि उसमें सिलेंडर 14 किलो वाला था, इसमें 12 किलो वाला है। अगर आप इसमें देखोगे ना, हम अभी भी आ रहे थे तो रुके हुए हैं ना, तो बहुत माइल्ड वाइब्रेशन फील होती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको चला कर देखते हैं, साथ के साथ कैसी चल रही है वो भी बताते रहेंगे और दोनों भाइयों का एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। आइए, आपको पता है कि इग्निस मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है। अगर हम एंट्री लेवल की बात करें तो इसमें लगाने वाला हूं मैं अपना फेवरेट परफ्यूम, वो है इन्वॉल्व योर सेंस का प्योर वुड। लगाने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसी जो है फ्रेग्रेंस है और कैसा एहसास दिलाएगी आपको इस गाड़ी के अंदर। आपको करना क्या है, इसके अंदर एक कार्ड आता है, वो आपको निकालना है और IRVM में लगाना है। और इसमें आती है स्प्रे को आपने 2 बार इस कार्ड में स्प्रे करना है, और स्प्रे करते ही गाड़ी पूरी महक गई है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, मुझे काफी डिवाइन, पीसफुल और सूदिंग लग रही है। और इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं ना, ये आपकी गाड़ी के एम्बियंस को बिल्कुल काम कर देते हैं। इसके अंदर काफी ब्लेंडेड ऑयल हैं जो आपको काफी रिलैक्सिंग फ्रेग्रेंस देते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं, आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में। मुझे स्पेशली जो ये वाला है ना, वो भी काफी अच्छा दिख रहा है। अगर आप लंबी जर्नी में जाते हैं तो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। कंसंट्रेटेड परफ्यूम है, 1 महीना बड़े प्यार से चल जाएगा। आप इसको घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। यूज करिए, काफी मजा आएगा। चलाने से पहले इस गाड़ी की जो मेन यूएसपी है, स्पेस, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी बहुत छोटी लगती है देखने में, लेकिन स्पेस अच्छा खासा मिलता है 4 लोगों के लिए। अभी देखो 6-4 मेरी है और जो रवि भाई पीछे बैठे हैं उनकी भी 6 फीट है। मेरे पास काफी स्पेस है अभी, अब देखोगे तो इतना एक्स्ट्रा स्पेस मेरे पास अभी भी बचा है। और हेडरूम की कोई कमी है नहीं दोनों कोई कमी नहीं। और आपकी हाइट क्या है? अब मेरी हाइट 5'10" है। 5'10" है, आपको तो अच्छा खासा मिल रहा है। और आपके आगे जो बैठा है बंदा वो 5'7" है। चलिए आइए अब इसको चलाकर देखते हैं सीएनजी में कैसे चलती है ये गाड़ी।
देखो एक चीज ये है कि आफ्टर मार्केट आप अगर सीएनजी लगाते हैं तो आपको बहुत सारी गाड़ियों में एक चीज देखने को मिलेगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक इंजन लाइट आती है। लेकिन इससे कभी कुछ फर्क पड़ा क्या परफॉर्मेंस में? नहीं, परफॉर्मेंस में या इसके अलावा कोई और इशू नहीं आया है। आई मीन सिर्फ एक वो यहाँ पे दिख रही होती चेक लाइट आती है, इसके अलावा 10-15 सेकंड के लिए अगर बैटरी की तार हटा दो तो ये चली जाती है, पर 4-5 दिन में फिर वापस आ जाती है। हाँ, देखो एक चीज मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो गाड़ी रेव कर रही है ना सीएनजी में भी, सीएनजी में आ चुकी है गाड़ी, कितने प्यार से कर रही है। और जापानीज इंजन का कमाल है, ये सीएनजी फ्रेंडली होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो टियागो में सीएनजी लगा के काफी खुश हैं, उनकी अच्छी खासी चल रही ना, चेक इंजन लाइट आती है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? आपने जानने की कोशिश नहीं करी? जो आपका इंस्टॉलर था आपने पता नहीं करा उनसे कि क्या है ऐसा, इसमें चल क्यों नहीं रही है? उसके पास हम गए होंगे, आई मीन 6-7 विजिट कम से कम हो गए होंगे उसके पास। 5-6 महीने ही रखी थी वो सीएनजी लगवाने के बाद। अच्छा, पर अगेन वही होता है ना, जब इशू रिजोल्व ना हो रहा होता हो, इंस्टॉलर कह देता है भाई ये इंजन का कुछ है, हाँ। सर्विस सेंटर के पास लेके जाओ, सर्विस सेंटर वाले बोल देते सीएनजी का कुछ है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों को एक साथ पकड़ के बैठा लो कि भाई बैठ के बताओ क्या इशू है क्या नहीं। बिल्कुल सही बात। पूरा एक्सपीरियंस वही था जब वो ब्रेक डाउन हुई ना, हाँ। और खड़े हो गए, वो सबसे गंदा एक्सपीरियंस वही था। यार ये तो कितने प्यार से चल रही है और पेट्रोल की तरह खींच भी रही है, कोई मिसिंग वगैरह नहीं है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं होगी। अगर आप इसको नॉर्मली भी छोड़ोगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि ये सीएनजी के अंदर है, ऐसे ही लगता है पेट्रोल में। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें किट कौन सी लगी हुई है और खर्चा कितना आया था और आपने कब लगवाई थी, कितने चलाने के बाद? ये डीजी फ्यूल की किट है इसमें। अच्छा, और ये मैंने जनवरी 2021 के अंदर लगवाई थी, जब वो लॉकडाउन के जस्ट बाद ऑफिस खोलने शुरू हुए थे। तब ये था कि भाई अब कोविड की वजह से मेट्रो में भी नहीं जा सकते, गाड़ी में जाना पड़ेगा। और मेरा ऑफिस का आना जाना भी लगभग 110 किलोमीटर के आसपास का है। किट लगने के बाद भी लगभग 30-40 हज़ार किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है। अभी अगर आप लोगों से पूछें, आपने तो दोनों गाड़ियां रखी हुई हैं, टियागो भी रखी है और अभी आप इग्निस चला रहे हैं। इग्निस को आप कितना कंटिन्यू करना चाहेंगे? पहली चीज ये। दूसरी चीज आप ये बताइए कि टियागो और इग्निस में से अगर आपको चूज करना होगा तो आप अभी दोबारा से किस पे जाएंगे? पहली बात, अगर अब चूज करना हो तो अब अगेन इग्निस पे ही जाऊंगा। डेफिनेटली कर लिया रवि भाई, बुक कर दिए, एक और इग्निस आ रही है। अच्छा, में आ जाएगा, 1 महीना और दूसरी ले ली है। अब यही होता है ना, अगर किसी का बजट 5-6 लाख की रेंज में हो तो ऑप्शन यही दिखते हैं, या तो टियागो के बेस या सेकंड बेस पे चले जाओ, बिल्कुल सही बात, या उस पे वैगनआर पे चले जाओ, सिलेरियो पे चले जाओ, या इस पे आ जाओ। मेरा ना ब्रदर है, उसने मुझसे बोला गाड़ी लेनी। मुझे इग्निस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, स्पेशली पीछे से नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे वो मेरा हाथ बांधता चला गया ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतना अमाउंट होना चाहिए, मैं ना चाहते हुए भी ना अपने आप इग्निस पर आ गया। बाद में मैंने रियलाइज किया कि सच में वैल्यू फॉर मनी जो है ना, उतने पैसे में उतने फीचर्स कोई नहीं दे रहा है। उसको मैंने दिखाई, टेस्ट ड्राइव दिलवाई, ये चलाई, उसने बुक कर दी। और सेम फंडा है, वो भी 10-15 हज़ार चलाएगा और सीएनजी लगवाए। बिल्कुल यार, इसमें पता ही नहीं चल रहा है और इनफैक्ट मजा बहुत आ रहा है और रोड भी अच्छी है तो इसको भगाने में भी मजा आ रहा है और कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा है। अभी मैं इसको पेट्रोल में चला के देखता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस आते हैं इसमें। अच्छा, टियागो क्यों सजेस्ट करोगे आप लोगों को? सी टियागो के ऊपर जाने के पीछे जो मेन रीज़न अगेन सबको पता है, वो बिल्ड क्वालिटी वाला फैक्टर हो जाता है, जो एक इंजन के ऊपर भी ट्रस्ट वाला फैक्टर था। आई मीन खरीदने से पहले तुम एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था टाटा के इंजन के ऊपर, मेरा भी। एंड इनफैक्ट मेरी सेकंड चॉइस ये टियागो ही थी। और इसमें कमियां क्या लगती है इस गाड़ी में इतना चलाने के बाद? लगभग इन्होंने 58,000 के आसपास चला दी है। देखो, कमी कह भी सकते हो, उसको नहीं भी कह सकते। वो जो डिजाइन वाला फैक्टर है वो है, आई मीन वो सब्जेक्टिव है, और डिजाइन से मुझे फर्क नहीं पड़ता। भी बैठने के बाद जो मुझे आसपास चीजें दिख रही हैं, चलाने में मजा आ रहे हो, वही कंसिडर किया था मैंने। हालांकि लेने के बाद कई बार लगा कि यार 1-1.25 लाख रुपए खर्च करके बलिनो ही ले लेता मैं, क्योंकि बलिनो उस टाइम पे जो डेल्टा वेरिएंट था वो मुझे 670-680 के आसपास पड़ रहा था, ये मुझे 560 की पड़ी। तो कहीं ना कहीं वो होता ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कि यार 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए फालतू दे के बलिनो पे जाके कोई फायदा नहीं, सेम इंजन मिल रहा है। अभी भाई एक जो प्रैक्टिकल चीज है ना, वो ये है, आप बलिनो भी ले लो या कोई भी ले लो, वो जो 181 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है ना, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, एटलीस्ट हमारे जैसे रोड पे, जो गुड़गांव हो गया, जहाँ रोज की रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चली रही। और एक बात मैंने ऑब्जर्व करी कि आवाज भी नहीं कर रही है गाड़ी, नहीं, कहीं से कहीं तक आवाज नहीं आ रही है। इसको कितना लंबा चलाने का प्लान है? दूसरी चीज, आप लोग जो है मैक्सिमम कितने लोग चलते हैं इस गाड़ी में? डेली रनिंग कितनी है आपकी? अभी तो इसका यही है कि जब तक या तो ये जवाब ना दे,
या फिर मेरे पास इतने सारे पैसे ना आ जाए कि मैं कोई 20, 25, 30 लाख की गाड़ी खरीदने भाग जाऊं, तो चांद तक चलेगी। तो अभी तक तो ये प्लान तो कोई है नहीं। अभी थोड़े दिनों बाद इसकी EMI भी कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, तो उसके बाद ये कंटिन्यू रखने का प्लान है फॉर द टाइम। तो मतलब इसने तो वैसे देखा जाए आपका पैसा वसूल कर दिया होगा यार। हाँ, अभी तक तो हो गया है ना। वैसे एक बात बताऊं, इनका जो है ना, एक बार कुछ प्रॉब्लम आई थी, मीटर चेंज हो चुका है, 78,000 के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है, लेकिन ओडो में दिखा रहा है 58, ठीक है। और CNG में ऑलमोस्ट कितनी चली होगी? CNG में चली अराउंड 40,000। आपने एक चीज नहीं बताई यार, किट का कॉस्ट कितना आया था? किट का कॉस्ट इसका आया था 32,000 के आसपास का, प्लस इसमें कुछ 2,000 रुपए पेपर के लगे थे। अच्छा, गाड़ी को लेकर कहाँ कहाँ गए हो आप CNG लगाने के बाद? ये जो जयपुर और चंडीगढ़ और आगरा है, इसको तो मैं ट्रिप में काउंट ही नहीं करूंगा। अच्छा। ये तो लोकल जैसा ही है। अगर मैं रोज 100-125 किलोमीटर चला रहा हूँ तो 200-250 किलोमीटर चलाना नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। बट CNG लगने से पहले इसको केदारनाथ लेके गए थे, और केदारनाथ जाने में इंटरेस्टिंगली 5 बंदे थे। ओके। एंड सबकी हाइट वही 5, 10, 6 फीट के आसपास थी। सामान भी आ गया था, कंफर्टेबली चले भी गए थे। फिर CNG लगवाने से जस्ट थोड़े दिन पहले धर्मशाला की साइड गए थे। धर्मशाला, मकलोडगंज, वो जो मकलोडगंज वाले रोड है, जो स्टीप रोड है, 60 डिग्री 70 डिग्री वाला इंक्लाइन है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ पे बैक में भी 1-2 बार फंस गए थे, तो बैक में भी वापस लेनी पड़ी थी। तो ऐसा कोई इशू नहीं आया था। CNG लगने के बाद जो मेन पहाड़ वाली रनिंग हुई है, वो अभी रिसेंटली तुंगनाथ की ट्रिप की थी। तुंगनाथ वो ये हरिद्वार तक CNG मिलती है, CNG पे चले, आगे CNG अपने भरा के रख ली, पेट्रोल पे चलते रहे। थोड़ी सी ढलान है, अपने CNG पे चला लिया। और एक इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ था कि श्रीनगर में फंस गए थे हम। अच्छा। वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी, आगे का रास्ता बंद था। तो सब लोग अपने गाड़ियों से बाहर निकल के बाहर धूप में बैठ के वेट कर रहे कि कब रोड खुले। हम लोगों ने शीशे ऊपर किए, पर्दे वर्दे लगाए, अपने आराम से बैठ के 2-3 घंटे मस्त AC चलाया। जब आपने CNG लगाई थी तब रनिंग कॉस्ट क्या था? आज की तारीख में क्या रनिंग कॉस्ट आ रहा है इसका पर किलोमीटर का? जैसे कहा था, मंदे वक्तों में लगवाई थी तो उस टाइम पर रनिंग कॉस्ट 4 से 5 रुपए पर किलोमीटर रहता था पेट्रोल में मेरा। पेट्रोल में? हाँ। क्योंकि मिक्स रनिंग है, सिटी प्लस हाईवे दोनों ही एक्सपीरियंस हो जाते हैं मेरे ऑफिस के रनिंग में। तो लगभग 17-18 तक की माइलेज बड़े प्यार से देती थी। और मैं ओडोमीटर वाली माइलेज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ब्रिम टू ब्रिम ही देखता हूँ, क्योंकि इसमें तो अलग ही दिखाता है। उसके बाद CNG लगवाई, उसके बाद तो मुझे मजे ही आ गए थे। जनवरी में CNG लगवाई थी, सर्दियों का टाइम था, दिल्ली से ही भरवा रहा होता था। एक है पेट्रोल, एक CNG पंप जहाँ पे लाइन नहीं मिलती है, अगर अभी भी जाओगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर CNG फिल होके आ जाएगी वहाँ से वापस। अच्छा। तो वहाँ पे 43-44 के आसपास की CNG मिलती थी, 1 किलो में 30 किलोमीटर की माइलेज आ रही थी। तो सर्दियों में तो 1.5 रुपए के आसपास पर किलोमीटर में गाड़ी चली मेरी। अभी थोड़े महंगा टाइम आ गया, दिल्ली में भी 72 है, गुड़गांव में 80 हो गई है। तो लगभग कहीं ना कहीं 3 रुपए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसके अराउंड रहता है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो 25 to 30 के बीच में रहती है। इसमें तो कई बार हम सिर्फ AC के मजे लेने के लिए ना चालू कर जस्ट ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोई कॉस्ट आएगी नहीं, सिर्फ CNG AC चलाने के लिए। ठीक है यार, मजे ले रहे हो आप, अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है कि पेट्रोल में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है CNG की कंपैरिजन में, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि CNG में आप चलाओगे तो आपको थोड़ा बहुत दुख होगा, कुछ उसमें भी खींच रही है बढ़िया। आप बड़े गियर में लो RPM से भी उठाते हैं तो अच्छा जो है इसमें एक्सीलरेशन मिल रहा है। एक चीज मेरे को समझ में है यार, आप दोनों मैं एक कट करना चाहूंगा। जो आप बड़े गियर में लो RPM की बात कर रहे हो, एक बार ना मैं दिल्ली वाले ऑफिस में था, तो उस टाइम पे मुझे स्टमक पेन हुआ, पैनक्रेटाइटिस का कुछ इश्यू हो गया था। अच्छा। एंड मैंने गलती क्या की, CP से निकलते हुए किसी कलीग को बोला नहीं कि मुझे ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये लग रहा था कि नॉर्मल पेन है, मैनेज हो जाएगा। बट निकलने के बाद पेन बढ़ता चला गया। अच्छा। उस टाइम पे मैंने तीसरे गियर में करके इसके ऑटोमेटिक के तरीके चलाया था। अच्छा। कि मैं तिरछा होकर बैठ गया हूँ, गियर चेंज करने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ खुद चला के आ रहा हूँ। अच्छा। ट्रैफिक में कहीं रुकना हुआ तो ऑफ कोर्स गियर चेंज हो गया, अदरवाइज स्लो चल रहे हो, तेज चल रहे हो, तीसरे गियर में थ्रू आउट लेके आ गया था इसे मैं। वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बड़े प्यार से उठ जाती है। 4 सिलेंडर इंजन के यही फायदे हैं। वैसे अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज में अभी फिलहाल आपका अगर टॉप मॉडल देखा जाए वैगनआर वगैरह का आ रहा है, तो सजेस्ट हम लोग यही करेंगे, शायद आप लोग भी एग्री करेंगे कि वैगनआर ना उठा के आप इस टाइप की वैगनआर तो मुझे ना इतना बड़ा स्कैम लगता है ना। 7 लाख रुपए लेकर वो लोग और डब्बा देते हैं CNG का, जिसमें ना पीछे पावर विंडो मिलेगी, गंदी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। और मुझे एक चीज समझ में आई, अगर आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस के लिए गाड़ी चाहिए और साथ के साथ जैसे आप ऑफिस अप डाउन करते हैं, तो मेरे हिसाब से ना इस टाइप की गाड़ियाँ ही काफ़ी बढ़िया रहती हैं, जो पॉकेट में जो है हल्की रहती हैं। और साथ के साथ जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, जापानीज़ इंजन हैं, वो काफ़ी अच्छी आपको रिलायबिलिटी देती है और कम खर्चा देती है, ये बात फैक्ट है। और आपने ऐसा जो है झेला भी है अगर हम बात करें तो, और अभी आप जो है
इससे खुश भी हैं अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो। एक और चीज जो है ना, जो मारुति बदनाम है हाँ। कि रैटलिंग नॉइज आती है, इसमें नहीं है। इसमें अभी आई नहीं, 78 के हिसाब से इसमें बिल्कुल नहीं आई है। बिल्कुल भी नहीं है। देखो यार, आपका गाड़ी चलाने का तरीका भी काफी अच्छा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके टायर है ना स्टॉक वाले, अभी तक चल रहे हैं। 78,000 चल चुकी है गाड़ी और अभी तक इन्होंने चला दिया। जनरली होता है कि जो स्टॉक टायर आते हैं इस टाइप की गाड़ियों में, वो 40 से 50 हजार के आसपास चलते हैं और ऑलमोस्ट आपकी 80 होने वाली है। वैसे इसको आप चेंज करा ही दो। टायर तो मैं कराऊंगा। इसका सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है यार आपको? सर्विस कॉस्ट ना अगेन वो ये जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं उन पे भरोसा मेरा है नहीं, क्योंकि जब वो लगा के भेजते हैं ना कि इसमें लेबर के चार्ज 3,500 रुपए हैं, इस चीज के इतने ले लिया, अलाइनमेंट बैलेंसिंग के 1500 ले लिया, 1000 ले लिए, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं यूजुअली यही करता हूँ कि जेन्युइन वाले पार्ट्स लेके मैं बाहर से ही करवा रहा होता हूँ सर्विस। 4 लोग बैठे हुए हैं इस गाड़ी में और मैंने इसको लगभग 8 या 10 की स्पीड में होगी ये गाड़ी। सेकेंड गियर है, 1000 से थोड़ा सा नीचे आरपीएम में। यहाँ से मैं उठाता हूँ, बड़े प्यार से उठ जाती है। देखो सीएनजी में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें इग्निस सीएनजी लाख किलोमीटर के बाद लगाई थी उन्होंने इग्निस के अंदर, फिर भी जो है गाड़ी बहुत प्यारी चल रही थी। तो ये फायदे हैं यार इस गाड़ी के। अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है, 5-6 लाख का बजट है, तो इस पे आप जा सकते हैं। और अभी की जो सैलरी वो आ रही है वो देखी होगी आपने। हाँ। अगर आप उसको पेट्रोल में लेते हैं तो मत लीजिए, सीधी सी बात ये है, आप इसमें जा सकते हैं। छोटे मोटे इशू मेरे को क्या लगते हैं कि वो मारुति की एंट्री लेवल की गाड़ी आप कह सकते हो उसमें रहते ही हैं कि स्टीयरिंग पूरा वापस नहीं आता है, लेकिन इसके स्टीयरिंग में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप सैलरियों से कंपेयर करें तो। इसका थोड़ा बहुत रह जाता है लेकिन 100% वापस नहीं आता है। हो सकता है कि अभी जो है मारुति का जो अगर नया जनरेशन आता है इग्निस का, उसमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करे, क्योंकि बलेनो में इन्होंने वो प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो कर दी है। बलेनो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों का, काफ़ी खुश है गाड़ी से। इतने मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने बताया और गाड़ी लायक है उसके। इतनी अच्छी ये चल रही है गाड़ी, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि ये सीएनजी में चल रही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपने इनपुट देने के लिए और सारा कुछ डिटेल में बताने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू वेरी मच रवि और रोहित भाई। भारत माता की जय।